अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हमने की थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की दूसरी मसावात, हरकत की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूव करना है। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वही ग्राफ हम यूज़ करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ग्राफिकली जब लिखेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो अभी बताया पहले, जब ग्राफ ड्रा करना तो एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। आपको इल्म है ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम लेंगे, टाइम एक्सिस अब आप इसे कह सकते हैं। और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग हम स्पीड लेंगे, स्पीड। ये जो पॉइंट है जहाँ पे टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्पीड एक्सिस मिलते हैं, इसको हम ओरिजिन का नाम देंगे ओ। यानी यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और हमारे पास स्पीड जो होगी वो भी ज़ीरो होगी। यहाँ पे 0 0 हो गई। फिर हमने कहा था कि जब बॉडी चलना स्टार्ट हुई थी उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी, वी आई। हम पहले इक्वेशन में ये तमाम बातें कर चुके हैं। इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फिर ये यहाँ से लेके यूँ गया थे बॉडी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब इसको ए का नाम दिया था, इस पॉइंट को ए का नाम दिया, इसको ओ का। ये जो पॉइंट था इसको भी एक नाम देंगे, इसको हम बी का नाम दे दिया हमने कि ये बी पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ए से बी तक गई। जब ए से बी तक बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया तो पहले इसकी वेलोसिटी जो थी वो वी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी। बाद में यहाँ से लेके ए से बी तक गई तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आई, क्योंकि पहले यहाँ पे थी, अब वेलोसिटी में चेंज जो आई, बाद में कोई ना कोई और वेलोसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि देखें पहले यहाँ पे था, अब ये स्पीड एक्सिस है ना, ये वाला, इसके लोग ही हम स्पीड ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं वाई एक्सिस के लोग। पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ रही, तो इंक्रीज हुई है इसकी वेलोसिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी वेलोसिटी इसमें इंक्रीज हुई, तो इस पॉइंट पे जब बी पॉइंट पे पहुँची तो इसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। ए पे थी तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी, बी पॉइंट पे गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई। यही बॉडी की। अब मैंने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया टाइम एक्सिस पर, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस लाइन के ऊपर। अब इसे मैंने ओ कहा, ए बी, इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया। यहाँ तक हमने बात कर ली। और हमने इस चीज़ की भी के ऊपर भी बात की थी कि ओ से लेके डी तक ये वाला, ये किसके अलोंग है, टाइम एक्सिस के अलोंग लेंथ है ना, तो ओ से डी तक जितना टाइम लगा वो टी टाइम है, ये टी टाइम है। ये भी हो गई बात। पहली क्वेश्चन में हम ये बातें तमाम कर चुके हैं, उसी को मैं एक मरतबा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इसी का यूज़ आगे सेकंड इक्वेशन में हो रहा है, इस ग्राफ का, इसलिए ये मैं चीज़ें बात कर रहा हूँ इनके ऊपर। तो ये हमने कह दिया, ग्राफिकली हमने ड्रा कर लिया। अब एक बात याद रखनी, ये ग्राफ कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस के लॉन्ग स्पीड ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले रहे हैं, तो इस ग्राफ को हम नाम देंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर बात पते की या समझना, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर हमने किसी बॉडी का लेना है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कि ये एक बॉडी थी, वो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर मूव की, उसने हरकत की, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड टाइम ग्राफ कहता है इसने उतना डिस्टेंस कवर किया होगा जितना इसके नीचे एरिया आ रहा है। उस ग्राफ के, उस लाइन के नीचे अंडर द लाइन जितना एरिया आएगा वो इक्वल होगा जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब बॉडी ने ए से लेके बी तक मूव किया, ए से शुरू हुई, मूव करना स्टार्ट हुई, बी तक गई। अब ए से लेके बी तक ये वाला जो है, ये लाइन जो है, ये कितना डिस्टेंस है, ये वाली लाइन, ये इक्वल होगा किसके, जो इसके नीचे एरिया आ रहा है, अंडर द लाइन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लाइन। इस लाइन के अंडर जो नीचे एरिया होगा उसके इक्वल हो गया ये वाली लेंथ, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी,
टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक लेट किया, वो एस कवर किया। देखें डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस की बात हो रही है। ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने कहा जी एस, टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया किस में, स्पीड टाइम ग्राफ में। मैंने पहले बताया कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे वो कितना होगा, इक्वल होगा जो उस लाइन के नीचे एरिया होगा उस एरिया के इक्वल होगा वो डिस्टेंस। ये प्रूफ बात है। तो टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस ये वाला किसके इक्वल होगा, जो इसके नीचे एरिया आ रहा, यानी इसके नीचे एरिया कौन सा आ रहा, ए बी लाइन के नीचे ये वाला एरिया, ये सारा जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला शेडिड जिसको मैं कर रहा हूँ, ये शेडिड एरिया सारा इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा जी किसके नीचे, इस लाइन ए बी के नीचे। टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया अंडर द लाइन, उस लाइन के नीचे जो है, इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द लाइन ए बी लाइन जो है इसके नीचे जितना भी डिस्टेंस, जितना एरिया आ जाएगा ये इक्वल होगा किसके, यहाँ से ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा ये इसके इक्वल होगा। डिस्टेंस को हमने एस से रिप्रेजेंट करवाया। यानी क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसमें हमने बात ये करनी कि बॉडी ने ए से बी तक हरकत की, मोशन की, कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हमने एस का नाम दिया कि एस डिस्टेंस इसने बॉडी ने कवर किया ए से बी तक। ए से बी तक एस डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ये किसके इक्वल होगा, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जब बॉडी मूव कर रही हो, जो हमने उसका डिस्टेंस लेना हो कि इसने कितना कवर किया, वो डिस्टेंस इक्वल होता है उस लाइन के नीचे जितना भी एरिया आएगा उस एरिया का के इक्वल होता है। इसीलिए मैंने लिखा टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय या बॉडी। टोटल डिस्टेंस एस जो होगा कवर करेंगे बॉडी, ये वाला कितना इज इक्वल टू बराबर होगा टोटल एरिया अंडर द लाइन ए बी लाइन के नीचे जितना भी एरिया आ रहा। यानी अगर मैं एरिया फाइंड कर लूँ ए बी लाइन के नीचे जितना भी है ये वाला सारा, तो ये एरिया अगर फाइंड कर लिया जाए इसका मतलब ये होगा कि आप टोटल एरिया जब फाइंड कर लिया वो इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के। यानी हम इसमें क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड करेंगे इस लाइन के नीचे। समझ आ रही या नहीं। स्पीड टाइम ग्राफ में जो टोटल डिस्टेंस बॉडी कवर करे किसके इक्वल होता है, टोटल एरिया अंडर द लाइन, उस लाइन के नीचे जितना भी एरिया आ जाएगा उसके इक्वल होता है। ये मैंने लिख भी दी बात लाइन में। अब आप लिखेंगे जी एस क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करवाना, टोटल डिस्टेंस एस से। ये इक्वल होगा टोटल एरिया अंडर द लाइन, टोटल एरिया अंडर द लाइन, अंडर द लाइन ए बी, क्योंकि हमने ए बी का ही डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके नीचे जितना एरिया बाउंड होगा वो इक्वल होगा जी इसके डिस्टेंस के। तो टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द लाइन ए बी के नीचे जितना भी है एरिया उसके इक्वल होगा। अब एक बात ध्यान से समझना, ए बी लाइन ये है, ए से बी तक ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, इसके नीचे कितना एरिया आ रहा, गौर से बात समझना। मैं जहाँ पे लाइन लगाऊंगा ये लाइन ये नीचे की तरफ आ गई और ये लाइन ये भी आ रहा और ये नीचे वाला ये भी आ रहा। यानी दो आपके पास रीजन्स आ रहे हैं इसके नीचे, एक ये है ऊपर वाला ये, दो एक तो ये है, ये क्या है रेक्टेंगल, आपके पास रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आ गई। वो कौन सी देखें, इसमें चार साइडें नहीं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये रही चौथी साइड। चार साइडें हैं, इक्वल नहीं है चारों, सामने वाली इक्वल है तो इसे ही रेक्टेंगल बोलते हैं। यानी एक आ गई रेक्टेंगल, दूसरी ये वाली एक साइड ऊपर की तरफ लाइन और ये आ गई आपके पास ट्राइंगल, ट्राइंगल
इसका मतलब ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक ट्राइंगल आ रही है, एक रेक्टेंगल आ रही है। ट्राइंगल का अलग एरिया फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का अलग एरिया फाइंड करेंगे। ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड अप करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा अंडर द लाइन ए बी के नीचे। अब मैं बात क्या कर रहा, इस ग्राफ को अगर गौर से देखा जाए इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, जो मैंने बाउंडेड एरिया किया है, लाइनें लगाई हैं, दो चीज़ें हैं, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है। चले मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एक तो हमारे पास ये है, ये दूसरी हमारे पास है ये। अब देखें ये वाली कौन सी है, ये ट्राइंगल ऊपर वाली, ये लाइन, ये डॉटेड लाइन, और ये ऊपर की तरफ ये ट्राइंगल, और नीचे वाली ये जो मेरा दायां हाथ है ट्राइंगल पे है, बायां हाथ जो है ये रेक्टेंगल पे है। ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, दोनों जब मिल जाती हैं एक दूसरे के ऊपर है तो ये हमारे पास फिग आ जाती। कौन से वाली, जो यहाँ पे मैंने ड्रा की है, ये वाली फिग। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ट्राइंगल अलग है, रेक्टेंगल अलग है। ट्राइंगल ऊपर है, रेक्टेंगल नीचे है। ट्राइंगल का अलग एरिया फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का अलग, दोनों को ऐड अप कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, जो कि उस लाइन ए बी के नीचे है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब ये जो ट्राइंगल है ये रही, रेक्टेंगल जो है ये रही नीचे, ट्राइंगल ये है। ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, ए ये वाला वर्टेक्स, बी दूसरा, सी ये, ए बी सी। रेक्टेंगल पे आए, ये वाला जो एंड है, ये वाला वर्टेक्स ये ओ है, ये वाला ए, ये वाला सी। रेक्टेंगल भी है, देखें ये वाली नीचे की तरफ आ जाए, ये रेक्टेंगल है, और ये डी। यानी हमने ट्राइंगल का अलग एरिया फाइंड करना, रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड करना। दो चीज़ें आ गई, ट्राइंगल भी आई। ट्राइंगल कौन सी आई, ए बी सी। रेक्टेंगल कौन सी आई, ओ ए सी डी। ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, यहाँ पे एस ये रहा इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द लाइन ए बी के नीचे टोटल एरिया। दो चीज़ें आई, दो फिग आई जियोमेट्रिकल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो टोटल डिस्टेंस आपके पास है वो टोटल एरिया के इक्वल होगा, और टोटल एरिया में दो एरियाज आ रहे हैं जियोमेट्रिकल फिग के। वो कौन कौन सी हैं, एक ट्राइंगल है और दूसरी रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया अलग फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड अप कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले फाइंड कर लेते, ये रही ट्राइंगल। इसका एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता क्या, हाफ यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये फार्मूला होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर या 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। इनको आपने क्या करना होता, मल्टीप्लाई करना होता, यूं एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता। अब हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये रही ऊपर वाली, इसमें हमें बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए। 1/2 एज इट इज़ आ गया। बेस नीचे वाली, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है ना, ये वाली ये ट्राइंगल है, इसमें बेस ये नीचे वाली है, ये वाली लाइन कौन सी, AC ही बेस है ना, ये वाली बेस। परपेंडिकुलर ये 90 का ये एंगल आपस में बन रहा है, जो 90 का एंगल बना है वो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे कोई और एंगल बन जाएगा, ये बेस हो जाएगी। तो बेस नीचे वाली ये हो गई, परपेंडिकुलर ये वाला 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे एक और एंगल बनेगा, वो साइड जो परपेंडिकुलर भी बनाए 90 का एंगल भी बनाए, साथ एक और एंगल बनाए, बेस कहलाती है। तो AC बेस हो गई, परपेंडिकुलर ये 90 का एंगल बना रहा, BC परपेंडिकुलर हो गया। हमने AC भी फाइंड करना है, BC भी फाइंड करना है। AC ये वाली लेंथ, AC किसके इक्वल है, OD के। ये देखें AC इक्वल है OD के, और OD किसके इक्वल है, लिखा मैंने नीचे टाइम के। यानी आपके पास बेस जो थी AC ये इक्वल है, AC इक्वल है OD के, और OD किसके इक्वल है, T के। आपके पास बेस आ चुकी है, वो क्या आई T मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर रह गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ये रहा, कौन सा, BC ये वाला। परपेंडिकुलर क्या होगा, अब हमने ये बात देखनी,
BC ये वाली लाइन, और ये लाइन आप देखें ऊपर की तरफ है, वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है यानी y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है तो स्पीड के अलोंग है, स्पीड के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सी लाइन होगी? BC। BC लाइन किसके अलोंग है? स्पीड के, यानी BC में हमारे पास स्पीड की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, अलोंग है किसके? स्पीड एक्सिस के ही अलोंग है। स्पीड एक्सिस के अलोंग है तो इसमें वैल्यू भी स्पीड की आएगी, वेलोसिटी की आएगी। जब स्पीड वेलोसिटी की वैल्यू आएगी BC के अलोंग, BC इज इक्वल टू, ये रहा BC। BC किसके अलोंग है? ये BC ऊपर की तरफ है ना, देखें आप लाइन, ये और ये भी ऊपर की तरफ, और ये कौन सा एक्सिस है? स्पीड एक्सिस है ऊपर की तरफ। BC को क्या मैं कह सकता हूँ? ये इक्वल है जी AT के, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है, बात हजम करना, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आए टाइम के लिहाज से, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। BC ये लाइन है और BC किसके अलोंग है? स्पीड के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग। BC इसमें चेंज आ रही है वेलोसिटी में, ये एक्चुअली में चेंज है। BC को आप कह सकते हैं VF माइनस VI, ये चेंज है ना BC। ये देखें BC क्या है? वेलोसिटी स्पीड के अलोंग है, स्पीड के अलोंग है, BC इसके अलोंग है। तो पहले वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल VI, बाद में क्या हो गई? फाइनल VF माइनस VI। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा, BC VF माइनस VI। अच्छा, मैंने कहा है कि BC इक्वल है AT के, यही कहा। अब देख लें क्या वाकई है या नहीं। BC इज इक्वल टू A एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बाई बेसिक डेफिनेशन क्या होती? VF माइनस VI ओवर T। हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, VF माइनस VI ओवर T मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे? ये मैंने A लिखा है, ये A की जगह पे, और साथ क्या आ जाएगा? T से T कैंसल, क्या बचा? VF माइनस VI इज इक्वल टू BC। तो हमने यहाँ से देखा वाकई BC इक्वल आया किसके? VF माइनस VI। जब BC किसके इक्वल था? AT के। BC किसके इक्वल था? AT के। जब इक्वल था तो BC की वैल्यू क्या आई? VF माइनस VI। और BC की एक्चुअल वैल्यू भी क्या है? VF माइनस VI। इसका मतलब क्या? यहाँ से आपने नतीजा निकाला कि BC की जगह पे आप AT लिख सकते हैं। BC की एक्चुअल वैल्यू क्या है? BC की एक्चुअल वैल्यू है VF माइनस VI, यानी वेलोसिटी में जो चेंज है, देखें ना BC ये क्या किसके अलोंग है? स्पीड एक्सिस के अलोंग। बाद में क्या थी? VF, पहले क्या थी? VI। आ तो रही चेंज इसमें, इधर से A से B तक ही गया था, ऊपर की तरफ भी गया, ऊपर की तरफ गया। जब ये यूं इस इंक्लाइंड लाइन के साथ मूव किया, इसमें वेलोसिटी में भी तो चेंज आई। पहले क्या थी? VI, बाद में क्या हुई? VF। चेंज कितनी आई? बाद वाली में से पहले वाली माइनस कर दो, VF माइनस VI, ये चेंज आ गई आपके पास। तो BC की एक्चुअल वैल्यू है VF माइनस VI। लेकिन मैंने कहा कि BC को मैं लिख सकता हूँ AT के। प्रूफ किया कि वाकई अगर तो BC को AT लिखने के बाद आप प्रूफ कर दें कि BC इक्वल आ जाए VF माइनस VI, इसका मतलब BC की जगह पे AT लिख सकते हैं। अगर ना आया तो फिर नहीं लिख सकते। अब BC इज इक्वल टू AT, BC वैसे ही लिखा, इज इक्वल टू A की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की। A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती? A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी, VF माइनस VI ओवर T मल्टीप्लाई बाई ये T आ गया, T से T कैंसिल, VF माइनस VI आ गया BC की वैल्यू। यही तो थी BC की वैल्यू, इसका मतलब करेक्ट आई। तो आप BC की जगह पे लिख सकते हैं क्या? AT। परपेंडिकुलर BC है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा? AT। हाफ 1/2, A को मैंने पहले लिख लिया, T से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब T से मल्टीप्लाई हो, इधर T की पावर कितनी? 1, इधर T की पावर कितनी? 1। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। AT स्क्वायर आ गया। ये क्या आया आपके पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, वो क्या आया? हाफ AT स्क्वायर। 1/2 AT स्क्वायर, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड कर लिया, लेकिन अगर गौर से देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अभी रहता। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना और लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें लंबाई को चौड़ाई से, तो आपके पास एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का। यहाँ पे आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना, यानी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ आपके पास कितनी है? ये रही लेंथ, कौन से वाली? देखें ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। लेंथ ऊपर की तरफ है, ये वाली लेंथ है, ये सी डी या ओ ए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन किसके अलोंग है? स्पीड के अलोंग। तो ओ से लेके ए तक जब गए थे तो उस वक्त स्पीड हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। यानी हमारे पास जो लेंथ है ओ ए किसके इक्वल है? वी आई के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ का, ब्रीथ लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ लंबाई, लंबाई ये है हमारे पास सी डी, और सी डी इक्वल है ओ ए के। ओ से लेके ए तक जब गए थे वेलोसिटी क्या थी? वी आई। क्यों? ओ ए किसके अलोंग है? स्पीड एक्सिस के अलोंग। स्पीड एक्सिस के अलोंग वैल्यू है वी आई, तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे वी आई आ गया, मल्टीप्लाई बाई साथ है ब्रीथ। ब्रीथ है यानी चौड़ाई, चौड़ाई ये है ओडी और चौड़ाई ओडी है, इसकी वैल्यू कितनी है? टी। तो यहां से आप देखिए आपके पास क्या आ गया? वी आई टी नहीं आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आया? वी आई टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आया? हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया आपके पास? हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया? वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, तो वो क्या बन गया था? वी आई टी। ये मल्टीप्लाई है, वी आई टी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी आई टी। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, वी आई टी को पहले लिख लें, हाफ ए टी स्क्वायर बाद में लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वी आई टी पहले लिख लें, वी आई टी पहले लिख लिया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, वी आई टी को पहले लिख लिया, हाफ ए टी स्क्वायर को बाद में लिख लिया। ये हमारे पास आ गई एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेट कॉल्ड अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है हमारे पास कौन से वाली? दूसरी हरकत की मसावात, हरकत की दूसरी मसावात। दिस इज सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ये आपने कर लेना। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।